अजय ने जया को टोकते हुए कहा, बालों में फूल लगा रही हो? तुम्हारी उम्र अब क्या फूल लगाने की है? जया का हाथ सिर के निकट पहुंच वहीं थम गया। उसकी नजर अजय के चेहरे पर स्थिर हो गई। उसके हद खुले होठों से एक सवाल बाहर आने को बेचैन हो उठा। जब उम्र थी तो क्या तुमने कभी लगाया था? लगाना तो दूर, कभी कहा भी था? सुना है जूड़े में लगे फूलों के तुम प्रशंसक थे, पर मेरे मामले में बात शायद दूसरी थी ना। अब यूं घूर क्यों रही हो? चलना नहीं है? हर चीज उम्र के साथ ही अच्छी लगती है। ठीक कह रहे हो, हर बात उम्र के साथ जुड़ी होती है। पर जिसने बिना किसी इच्छा के उम्र की इतनी सीढ़ियां पार कर ली और आज बस इसी पल इच्छा का नन्हा सा अंकुर उग आया था, वह अगर फूल लगा ले तो? हाथ में पकड़ी नन्ही कली ड्रेसिंग टेबल पर रख वह उठ खड़ी हुई। जिंदगी के 47 बरस लंबे महकहीन हवा की भांति बीत गए। घर भर की आशा की केंद्र सुमित भैया बीएससी के प्रतिभाशाली छात्र थे। परीक्षा के बाद प्रतियोगिताओं में उनकी सफलता अवश्यंभावी थी। हर परीक्षा भैया ने हमेशा सबसे अच्छे अंक लेकर ही पास किए थे। परीक्षा का रिजल्ट देखते ही पिताजी की छाती गर्व से फूल उठती थी। बस सुमित की नौकरी लगी नहीं कि परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जया यानी घर की पहली बेटी पढ़ाई में सुमित भैया से कम तो नहीं थी, पर लड़की चाहे सबसे अधिक अंक ले आए या चाहे जैसे तैसे परीक्षा पास कर ले, क्या फर्क पड़ता है? भैया के रिजल्ट पर जब सब गौरव से भर उठते थे तो जया ईर्ष्या से जल उठती थी। उनके प्रथम आने पर मिठाई बटेगी और मैं चाहे रिकॉर्ड भी बनाऊं, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगेगी। लेकिन भैया जरूर उसकी पीठ थपथपा शाबाशी देते थे। पर व्यंग से जया जहर भरे वाक्य कहने से चूकती नहीं थी। मुझे शाबाशी देने की जरूरत नहीं है भैया, मैंने कोई अनोखा काम थोड़े ही किया है। हाँ, तुम्हारे प्रथम आने में जरूर सुरखाब के पर लगे हैं। कहा गया वाक्य समाप्त होते होते गला भर आता था जया का। शांत उदार भैया मुस्कुरा उठते, अरे पगली, तेरा प्रथम आना मुझसे 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तू तो घर के कितने काम करके प्रथम आती है और मेरा काम तो बस पढ़ाई करना ही है ना। कभी भैया अपने पुरस्कार उसे थमा देते थे। ले जया, ये तेरे लिए मेरी ओर से पुरस्कार है। बहुत शिकायत करती है ना? अनोखी पुलक से जया का चेहरा खिल उठता था। चेहरे पर चमक आ जाती थी। सच भैया कितने अच्छे थे, कितना प्यार करते थे उसे। छोटी बहन अंजलि के साथ विधाता ने बहुत ही भद्दा मजाक किया था। जन्म से ही अजीब बीमारी थी उसे। शरीर के किसी हिस्से से अचानक अपने आप ही खून बहना शुरू हो जाता था। हर महीने डॉक्टरी दवा का बिल देख पिताजी झल्ला उठते थे। खत्म हो जाए तो झंझट मिटे, कहाँ से लाऊं इतने रुपए? विधाता को ना जाने क्या दुश्मनी थी जो ऐसी लड़की सिर पर डाल दी। बीमार माँ का दयनीय चेहरा और भी उदासीन हो उठता था। कमरे में बैठी अंजलि अपराध बोध की लज्जा से सिर भी ना उठा पाती थी। सच ही तो था, एक ऑफिस में मामूली क्लर्क पिताजी की तनख्वाह ही कितनी थी। बड़े बेटे जया की पढ़ाई, उस पर अंजलि की कभी ना खत्म होने वाली बीमारी। ना जाने रोज अपने लिए इतना सब सुन खून बहाती अंजलि जी कैसे रही थी। अंजलि के जन्म के बाद से ही माँ भी ज्यादा करके अस्वस्थ ही रहती। बीमार बेटी की जन्मदात्री होने के अपराध को उन्होंने स्वयं होठ सीकर आजीवन झेला। बेटी की बीमारी पर आए खर्चे को देख माँ ने अपनी बीमारी को कभी जाना नहीं था। जया कभी छोटी बहन के प्रति ममता से भर उठती तो कभी अनावश्यक बोझ समझ झुंझला उठती। 16 वर्षीय जया हाई स्कूल की परीक्षा दे चुकी थी। साथ की पढ़ रही सुनैना ने सब सहेलियों को घर बुलाया था। सहेली के घर के लॉन के चारों ओर खिले फूलों को देख जया मुग्ध हो उठी थी। इतनी सुंदरता! काश इस सुंदरता को वो हमेशा के लिए अपने आंखों में समेट पाती। सहेली ने फूलों के प्रति उसका मुग्ध भाव पहचान
एक अधखली कली उसके बालों में लगा दी। सभी साथ की सहेलियां मुग्ध हो उठी। हाय जया, कितनी प्यारी लग रही है तू। हमेशा फूल लगाया कर। कितनी खिल रही है। काश जया भागकर आईने में अपने को निहार पाती। हर्षित जया ने पहली बार फूल लगाने का सुख जाना था। काश उसके घर में भी ढेर सारे फूल होते। वह रोज एक नए रंग का फूल लगाती। घर पहुंचते ही दरवाजे से डॉक्टर को वापस जाते देख आशंका से जया का दिल धड़क उठा था। बैठक में असहाय पेट दर्द की पीड़ा से चारपाई पर सुमित भैया छटपटा रहे थे। जया को देखते ही पिता जी गुस्से से बरस उठे थे। कहाँ गई थी? भाई घर में बीमार पड़ा है। ये कोई समय है घर लौटने का? तभी उनकी नजर बालों से झांकती अधखिली कली पर पड़ गई थी। ये क्या फूल लगाए घूमती है बेशरम। एक जोरदार थप्पड़ जया के मुंह पर पड़ गया था। दर्द से छटपटाते भैया कराह उठे थे। नहीं पिताजी। माँ ने धीमे से उसे अपने आंचल में कर लिया था। गुस्से, अपमान, आक्रोश से जया का रोम रोम जल उठा था। जी चाहा था ढेर सारे फूल लाकर एक एक बाल में पिरो ले, पिताजी को दिखाए। पर क्या उस दिन के बाद कभी वह एक फूल भी लगा सकी? भैया को डॉक्टर ने अस्पताल में टेस्ट कराने की सलाह दी थी। दूसरे दिन पूरे चेकअप के बाद अगले दिन डॉक्टर ने गंभीर स्वर में पिताजी को जो कुछ बताया था उसका अर्थ था कि सुमित भैया की दोनों किडनी एकदम खराब हो गई है। क्या? पिताजी पर तो मानो वज्रपात हुआ था। ऐसी अविश्वसनीय बात पर वो कैसे विश्वास करे। इससे पहले तो सुमित ने कभी किसी तकलीफ की शिकायत नहीं की थी। जया को तब याद आया, अक्सर भैया के पेट में दर्द उठा करता था। बुखार भी शायद हो जाया करता था। माँ हींग अजवाइन का पानी उन्हें पिलाती थी। घर की स्थिति भैया से छिपी तो नहीं थी। कितनी बार असहनीय दर्द भी पेट खराब है का बहाना बना भैया झेल जाते थे। पिताजी तब यही आदेश देते, सुमित का पेट ठीक नहीं है, खाना नहीं खाएगा। कभी पेन किलर दवाएं स्वयं खा भैया पढ़ने में जुट जाते थे। परिस्थिति की गंभीरता जया को कुछ कुछ समझ में आ गई थी। किडनी खराब होने के परिणाम वह हाई स्कूल में पढ़ चुकी थी। भैया का उदास बुझा चेहरा देख वह रो उठती थी। कहाँ गया वह तेजस्वी चेहरा? भैया ने अपनी इस बीमारी को भी कितनी शांति से झेला था। अस्पताल में निःशब्द पड़े भैया छत निहारते रहते थे। भैया की बीमारी से पिताजी असमय बूढ़े हो गए थे। माँ का चेहरा सूख के काला हो गया था। इन सब के बीच में अंजलि की बीमारी की सुध ही नहीं रह गई थी। एक दिन अचानक जया की नज़र अंजलि पर पड़ गई थी। पाँव से बहते खून को कपड़े से पोंछती अंजलि के आंसू बह रहे थे। करुणा और ममता से जया का मन भर आया। इतना खून बह रहा है अंजू, बताया क्यों नहीं? बचपन से जया छोटी बहन का नाम का उच्चारण अंजू ही कर दी आई थी। कई दिनों से अपना दुख अपने में पीती अंजलि बहन से लिपट रो पड़ी थी। मैं मर जाऊं दीदी, पर भैया अच्छे हो जाए। ऐसा नहीं कहते पगली, भैया जरूर अच्छे हो जाएंगे। भगवान, इतना अन्याय कभी नहीं हो सकता। अंजू। दोनों बहनें लिपट कर रो पड़ी थी। माँ भैया की चारपाई के पास से एक पल को भी नहीं उठती थी। पिताजी अस्पताल के चक्कर लगाते सूख रहे थे। प्रोविडेंट फंड से उधार ले घर गिरवी रख भैया को दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत किडनी ट्रांसप्लांटेशन की राय दी थी। अगर भैया के शरीर ने नई किडनी स्वीकार कर ली तो बचने की संभावना हो सकती थी। माँ का जर्जर शरीर और पिताजी का हाई ब्लड प्रेशर देख डॉक्टरों की ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं थी। जया ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी किडनी देने का प्रस्ताव रखा था। खून के परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों से संतुष्ट डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तारीख निश्चित कर दी थी। सब सुन भैया एक पल जया के चेहरे को देखते गंभीर हो उठे थे। नहीं पिताजी, ये ठीक नहीं है। एक की जान बचाने के लिए दूसरे का बलिदान नहीं होना चाहिए। छी, क्या कह रहे हो भैया?
मैंने विज्ञान में पढ़ा है कि एक किडनी के सहारे मनुष्य बहुत आराम से जी सकता है। देखना, हम दोनों ठीक रहेंगे। तुम बिल्कुल मत डरो भैया। उस पल जया भैया की बड़ी बहन बन गई थी। प्यार से उसके सिर पर हाथ धर भैया ने आशीर्वाद दिया था। स्नेह से भैया की आंखें गीली हो उठी थी। माँ पूरे समय रामायण का पाठ करती रहती थी। पूरे वातावरण में सन्नाटे की गूंज थी। ऑपरेशन का नियत दिन आ गया। दोनों भाई बहनों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाना था। नाते रिश्तेदार भी आ पहुंचे थे। डॉक्टरों ने पिताजी को बहुत आश्वस्त किया था। घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों सगे भाई बहन हैं। रक्त संबंध होने पर शरीर किडनी स्वीकार कर लेता है। बाहर के व्यक्ति की किडनी शरीर कम स्वीकार करता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने के पूर्व जया का दिल धक धक करने लगा था। कहीं ऑपरेशन के बीच वह मर गई तो, कहीं भैया ना रहे तो। पर भैया ने क्षीण स्वर में जैसे ही उसे पुकारा, जया डर तो नहीं लग रहा है, तो वह जोर से हंस दी थी। मैं डरपोक नहीं हूँ भैया। देखना, हम दोनों साथ दौड़ते घर पहुँचेंगे। तुम हार जाओगे। मैं तो हार चुका पगली। भगवान तुझे हमेशा विजय दे। नहीं भैया, फिर वही बातें। जाओ, मैं नहीं बोलती। और दोनों हंस पड़े थे। होश आने पर जया को पास बैठी नर्सी दिखाई दी थी। माँ कहाँ है? भैया कैसे हैं? नर्स ने मुंह पर उंगली रख उसे शांत रहने को कहा था। डॉक्टर आराम करने को बोला है। माँ पिताजी से बाद में मिलना। पर मेरे भैया कैसे हैं? स्वर की व्यग्रता तीव्र हो उठी थी। हम नहीं जानता। हर पेशेंट का हिसाब हमारे पास नहीं रहता। थोड़ी देर में डॉक्टर राउंड पर आएगा, पूछ लेना। कमजोरी के कारण उठने की कोशिश करने पर भी जया उठ ना सकी। ना जाने कैसे चक्कर से आ रहे थे। नींद की गोली खा सुबह बहुत देर से जया जागी थी। उसकी आंख माँ को खोज रहे थे। माँ कहाँ है? क्या भैया सीरियस है? पिताजी क्यों नहीं आए? नर्स उत्तर में मौन ही रही। तभी एक डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया था। जया, तुम तो बहादुर लड़की हो। यूं चिल्लाने से तुम्हारे टाके टूट सकते हैं, जानती हो ना? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भैया के पास ले चलो। माँ पिताजी यहाँ क्यों नहीं आते? ठीक है, अभी तुम्हारी माँ को लाता हूँ, कहकर डॉक्टर जो गए तो आना ही भूल गए। जबरन नर्स ने गोलियां निगलवा दी और वह फिर नींद की गोद में जा सोई थी। शायद चौथे दिन पिताजी आए थे। एकदम सफेद चेहरे पर सूजी लाल आंखें देख जया चीख उठी थी। जीवित शव और किसे कहते होंगे। अस्पताल के बेड के पास खड़े पिता रुदन कर उठे थे। तेरा त्याग भी उसे न बचा सका बेटी। वह चला गया। हमारा सुमित हमें छोड़ गया बेटी। सुमित भैया! जया चीख कर रो पड़ी थी। आवाज सुन, डॉक्टर भागे आए थे। पिता को कंधे से पकड़ पास ही कुर्सी पर बिठाया था। अरे ये क्या कर रहे हैं मनोहर राज जी? अब तो अपनी इस बेटी का मुंह देखकर संतोष कीजिए। कहीं इसके टाके टूट गए तो मुश्किल हो जाएगी। इशारा पाते ही नर्स ने जया के हाथों में इंजेक्शन दे उसे शांत कर दिया। पूरे 14 दिन सोते जागते रोते बिताकर जया जब घर पहुंची तो माँ बिस्तर पकड़ चुकी थी। बेटे के लिए हाहाकार करती माँ के लिए जया माँ बन गई थी। अंजू अपनी बीमारी भुला अनभ्यस्त हाथों से किसी तरह माँ का पथ्य तैयार करती, आंचल से आंसू पोंछती जाती थी। जया के गले से लिपटकर जब वह रोई तो उसे संभाल पाना कठिन हो गया। हर संभव प्रयत्न के बावजूद माँ का स्वास्थ्य गिरता गया। पिता की झुर्रियां गहराती गई। अंजू का रक्त ना जाने किस मिट्टी से रिश्ता रहा। एक दिन सोते में दोनों बेटियों को बिलखता छोड़ माँ ने सब दुखों से विदा ले ली। माँ के बाद अंजलि के लिए जया ही माँ बन गई। पिताजी के बहुत कहने पर भी जया ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। अंजू को कौन देखेगा? कॉलेज की प्रिंसिपल स्वयं घर चलकर आई थी। पूरे बोर्ड में
दूसरा स्थान पाने वाली जया को अपना भविष्य यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। पिता उसे समझाकर थक गए थे, पर जया ने जिद ठान ली थी। मैं प्राइवेट पढ़कर परीक्षा दूंगी। घर के सब काम निपटा कमरे के कोने में लैंप जलाकर पढ़ती। जया के सामने सुमित भैया आकर बैठ जाते थे। फर्स्ट आना तो तेरा महत्व रखता है जया, देखना घर को तू ही तो संभाल रही है। वही शांत सौम्य चेहरा, वही हंसती सी मुस्कान याद कर जया सिसक पड़ती। तुम हमें क्यों छोड़ गए भैया? इंटरमीडिएट की परीक्षा जया ने प्राइवेट दी थी। प्रथम श्रेणी में जब उसने परीक्षा पास की तो सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे, पर उसे शाबाशी देने के लिए उसके सुमित भैया कहाँ थे। रात भर आंसुओं से तकिया भिगोती जया सुबह उठकर सामान्य कामकाज में जुट गई थी। सब कुछ स्वादहीन एक रस्सा जीवन चलता रहा। जया ने बीए की परीक्षा भी पास कर ली। घर पर ही एमए की पढ़ाई शुरू कर दी थी। भैया उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वह तो अब सपना था, पर एमए के बाद थीसिस लिख वह भैया की इच्छा जरूर पूरी करेगी। अंजलि ने अपना अस्तित्व दीदी में ही लीन कर दिया था। उसकी बीमारी डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दी थी। फिर भी इंजेक्शन और दवाइयाँ चल रही थी। ऑफिस में पिताजी की तबीयत खराब हो गई। खबर पाते ही जया भागकर अस्पताल पहुंची तो पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। हार्ट अटैक के साथ ही लकवे का भी असर हो गया था। बेटी के सिर पर सांत्वना का हाथ धर पाने की भी ताकत शेष नहीं रह गई थी। जया की 1 महीने की अथक सेवा पर पानी फेर उन्होंने इस संसार से विदा ले आंखें मूंद ली थी। इतनी बड़ी धरती पर रोगी बहन को सीने से चिपका जया स्तब्ध रह गई थी। अकेलेपन के एहसास से वह कांप उठी थी। पिता के ऑफिस से जया के लिए नौकरी का प्रस्ताव भेजा गया। बीमार बहन को छोड़कर जया ऑफिस कैसे जाए? पड़ोस की एक महिला बहुत ही आग्रह के बाद दिन में अंजलि के पास रहने को तैयार तो हो गई, पर अंजलि को वो बहुत अधिक घृणापूर्ण नजरों से देखती थी। एक दिन अपनी परेशानी का समाधान अंजलि ने स्वयं कर दिया। एक पत्र लिख अंजलि ढेर सारी नींद की गोलियां खाए चीर निंद्रा में लीन हो गई थी। दीदी, मेरे कारण तुम कितनी चिंता में रहती हो। मेरे जीवन का क्या कोई अर्थ है? काश भगवान ने न्याय किया होता तो भैया की जगह मैं जाती। मैं तुम्हारे लिए पैरासाइट होती जा रही हूँ। दीदी, तुम्हें भी जीने का सांस लेने का अधिकार मिलना चाहिए। दीदी, तुम जल्दी शादी कर लेना और मेरे लिए दुखी मत होना। मैं सुख की तलाश में जा रही हूँ। तुम्हारी ही अंजू। अंजू शांत संयमी जया गला फाड़ हाहाकार कर उठी। दुख सुख की साथिन उसकी अंजू भी आज चली गई। इस निस्सीम जगत में सब उसे अकेला छोड़ कहाँ चले गए? भैया, माँ, पिताजी और आज अंजू भी। घर का मोह घर वालों के साथ जा चुका था। प्रोविडेंट फंड का पैसा भैया और पिताजी की बीमारी में खत्म हो चुका था। घर पर एक नज़र डाल जया ने उस घर से विदा ले ली थी। घर से जुड़ी यादों ने उसे उद्वेलित किया, पर मुंह फेर आंचल से आंसू पोंछती नए ठिकाने की ओर चल दी। वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बैठी जया घंटों शून्य में निहारती रह जाती। जया के आसपास के कमरों की लड़कियां उसे सनकी समझती। जया के पास किसी बात के प्रतिवाद का समय भी तो नहीं था। जो वह झेल चुकी थी उसके अलावा कुछ और सोच पाने का उसे साहस ही न था। जया विवाह योग्य हो चुकी थी। ये सोचने वाला ही कौन था? परिवार के कुछ भाई बंधु पिता की मृत्यु पर हमदर्दी जताने के बहाने यही पता लगाते रहते कि घर में क्या कुछ बच रहा है। सच्चाई जान सबने चुपचाप विदा हो जाने में ही भलाई समझी थी। जवान लड़की की जिम्मेदारी कौन उठाए? मशीनी ढंग से सुबह ऑफिस जाना और शाम 5:30 या 6 बजे वापस
हॉस्टल पहुंचना। खाने के नाम पर जया कभी चाय के साथ सूखी ब्रेड निगल जाती तो कभी भूखी ही सो जाती। अनजाने गुपचुप किसी हितैषी संबंधी ने उसके कानों में यह बात डाल दी थी कि लाख कोशिशों के बावजूद कोई लड़के वाला उस जैसी मनहूस लड़की को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सबको खत्म करके पिता का राज्य पाया है। पीड़ा से जया तिलमिला उठी, पर प्रतिक्रिया किस पर करे। ऑफिस में साथ की लड़कियों से भी उसने बात करनी बंद कर दी थी। कोई उसे घमंडी कहता तो कोई सिरफिरी। इसीलिए जब सहयोगी देव ने उसकी ओर सहानुभूति का हाथ बढ़ाना चाहा तो जया ने रुखाई से झटक दिया। उसे किसी की दया नहीं चाहिए। देव ने कई बार समझाना चाहा। वह उसकी मनस्थिति समझता था, उसकी प्रतिभा का आदर करता था और इन सबसे ऊपर उस असाधारण बुद्धि वाली चुपचाप लड़की के प्रति आकर्षित था। जया की उदासीनता वह विश्वासपूर्वक झेल रहा था, पर तभी किसी और शहर में उसके ट्रांसफर की सूचना आई थी। जाते जाते उसने स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा था, कभी जरूरत पड़े तो याद करने में हिचकिचाना नहीं जया, मैं तुम्हारी पुकार पर दौड़ा आऊंगा। देव को जाते देख जया का मन भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया। लगा एक बार फिर अकेली छूट गई है। किंतु हितैषियों की बातें सुन सुन वह सचमुच अपने को मनहूस मानने लगी थी। जाने के बाद भी देव जया को पत्र लिखता रहा, बार बार अपने संबंध में कोई निर्णय लेने को प्रेरित करता रहा। देव के जीवन में अपनी मनहूस छाया न पड़ देने के दृढ़ निश्चय को देव के पत्र डिगा ना सके। शायद अगर देव उसके पास रहता तो उसकी बातें जया के हिमशीत दिल को पिघला पाती। 2 वर्ष पूर्व अमेरिका की स्कॉलरशिप पर देव अमेरिका जा चुका है। उसके अमेरिका जाने की सूचना पर जया मानो और शून्य हो उठी थी। देव ने वहीं एक छात्रा से शादी कर ली थी। सुनकर जया पूरी 2 रातें ना जाने क्यों सो नहीं पाई थी। जीवन के 30 वर्ष जया ने बिना किसी सुगंध का स्पर्श किए बिता दिए। 30 वर्षीय जया के सामने जब अजय ने बिना किसी सेंटिमेंट्स के विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसकी व्यवहारिकता की जया ने सराहना की थी। घर में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं। पुरानी बूढ़ी नौकरानी अब उनके पीछे भाग नहीं पाती। अगर वह उन बच्चों की मां बनना स्वीकार कर ले तो वह कृतज्ञ रहेगा। जया की मनहूसियत की शंका के बारे में वह सब जानता है और उन बातों को वह पागलपन ही समझता है। इस उम्र में बच्चों को सीधी शादी माँ चाहिए, तड़क भड़क वाली पत्नी नहीं। यूं भी अब जया को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बुढ़ापे में कोई 2 घूंट पानी देने वाला भी तो होना चाहिए ना। बिना किसी आडंबर के जया उन 3 बिन माँ के बच्चों की माँ बन गई। बड़ी किरण को देख ना जाने क्यों अंजू याद आ गई। दोनों छोटे बेटे मानो उसी का इंतजार कर रहे थे। सौभाग्य से घर में अधिक नाते रिश्तेदार नहीं आते थे, अतः सौतेली माँ के खिलाफ भड़काने वालों का अभाव था। बच्चे जल्द ही नई माँ से घुल मिल गए। बड़ी बेटी किरण शुरू में थोड़ा सकुचाई, पर बाद में खुल गई। एक कांटा मन में कसकता रहा। बच्चों के पापा ने उसे बस बच्चों की माँ भर समझा। पत्नी का अधिकार पहली पत्नी को दे देने के बाद उनके दिल में उसके प्रति कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। बूढ़ी नौकरानी कभी पहली बहू की बातें सुनाती थी। अजय बबुआ को फूलों से बहुत प्यार था। बहू के लिए रोज गजरा लाता था। बहू रोज नया गजरा बालों में सजाती थी। फूलों की बातें सुनती जया का मन कड़वाहट से भर उठता था। इतने बड़े घर के इतने बड़े बगीचे में ढेर सारे फूल हैं, पर एक भी फूल कभी उसके नाम का नहीं हो सका। इतने रिक्त भाव शून्य व्यक्ति से उसने विवाह क्यों किया? पर उसने तो विवाह के पहले ही सब स्पष्ट कर दिया था कि उसे पत्नी नहीं, बच्चों के लिए माँ चाहिए थी। फिर अब जया क्या चाहती है, क्यों चाहती है? पिछले 17 वर्षों में
जया ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। कभी कुछ मांगा तो बच्चों के लिए। किरण की नई ड्रेस बनवानी है, अथर्व के जूते फट गए हैं, रोहन को नए मोजे चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी मांगों के साथ जीवन की लंबी घड़ियां बीतती गई। 16 वर्षीय जिस जया ने कभी ढेर सारे फूलों वाले घर की कल्पना की थी ताकि बालों में रोज एक नया फूल लगा सके, आज अपने घर में इतने फूल होते हुए भी वह इच्छा क्यों मर चुकी थी। इतने वर्षों में कभी उसका जी ही नहीं चाहा था कि बालों में फूल सजाए। पिछले महीने ही किरण का विवाह हो चुका था। इतने शोरगुल के बाद, किरण की विदाई के बाद घर में सन्नाटा छा गया। जया का मन बहुत उदास था। तभी एक दिन अजय ने बताया कि देव हमारे ऑफिस में मैनेजर के पद पर आ गया है। आज शाम घर में आयोजित पार्टी में उसने हम दोनों को आमंत्रित किया है। ना जाने किस उल्लास में उमड़ती जया का इस पल जी चाह आया कि गुलाबी सिल्क की साड़ी के साथ जूड़े में एक नन्ही कली सजा ले। उम्र के इन 47 वर्षों में आज दूसरी बार उसे बालों में फूल लगाने की बचकानी इच्छा क्यों हुई थी। पर क्या फूल लगाने की सचमुच कोई उम्र होती है, या कोई अनछुआ पल अनजाने ही चेतना पर इस तरह हावी हो जाता है कि उम्र की सीमाएं अपने आप टूट जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।